पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझो। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को छोड़ा जाता है, तो टी समय के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी आएगी क्यों। सबसे पहले तो यही सोचो, काइनेटिक एनर्जी आएगी ही क्यों। तो काइनेटिक एनर्जी इसलिए आएगी, इसलिए आई होगी कि उसमें मोशन हुआ होगा। मोशन मतलब गति हुई होगी। अच्छा, मोशन अगर हुआ होगा तभी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर आप तभी लगा सकते हैं। इसका मास आपको यम दिया गया है, इसका मास आपको यम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी अगर आई होगी तो क्यों आई होगी, ऐसे ऐसे सोचा जाता है क्वेश्चन को कि कहां से स्टार्ट कैसे होता है। कि एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है अपने पास जो दिमाग को नहीं काम करता कि शुरू कहां से करें। तो शुरू कहां से करें, यही से शुरू करें कि काइनेटिक एनर्जी आपको पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यम तो खैर कांस्टेंट है, लेकिन वी, बात आई वी की, वेलोसिटी की। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्यों आई। अब वेलोसिटी क्यों आई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी पार्टिकल रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है। अगर ये टेस्ट चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू, बोलो क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स है। और फोर्स बराबर हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ma होता है, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से ए इज इक्वल टू आपको पता चल गया क्यू ई अपॉन एम। ये आपका आ गया मेरे भाई क्या, एक्सीलरेशन। अब जरा सोचो, अगर किसी भी पार्टिकल में एक्सीलरेशन है, इट मींस दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज मूविंग, मूव कर रहा है। अगर वो ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो सीधी सी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्मली लग रहा है, इसका मतलब हो गया। और ये बात और जानते हो कि अगर ए एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको बोला है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ए आपको पता ही चल गया कितना, क्यू ई अपॉन यम। तो टी समय के बाद उसकी, सपोज करो कि टी समय के बाद यहां पहुंच जाएगा ये पार्टिकल। अब यहां पे जब पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई वी। अगर अब यही से इस क्वेश्चंस को बढ़िया से हम लोग रिलेट कर लेते हैं काइनेमेटिक्स से। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी। u आपका जीरो है, और a की वैल्यू क्या है, क्यू ई अपॉन एम। a और t, t समय के बाद क्या होगा, a इंटू t कर दे क्या यहाँ पे, चलो यहाँ पे t भी कर दो। तो इतने समय के बाद इसकी वेलोसिटी क्या आ गई मेरे भाई, इसकी वेलोसिटी आ गई इतना, कितना, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। अगर वेलोसिटी इतनी आ गई तो सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ है, एम तो एम है, और वी स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम से एम चला गया, बोलो हाँ ना। तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m, यही हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। था ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। बात समझ में आई कि नहीं। तो कुछ नहीं था, ऐसे क्वेश्चन में केवल और केवल उसकी रूट पकड़ो कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे मेन लॉजिक आपका क्या है, मेन लॉजिक ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के पीछे किसका हाथ है, वेलोसिटी का। और वेलोसिटी के पीछे किसका हाथ है, ये जो इस पे फोर्स लग रहा था, उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था। बस इतना सा आइडिया अगर आपको आने लगे तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, कोई मैटर नहीं करेगा आपके लिए। बस ऐसे सोचना आप शुरू कर दीजिए। चलो ठीक, थोड़ा सा उसने इस क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा आपसे अलग चीज पूछा है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें फिर से उसने उसी चार्ज पार्टिकल को डाल दिया है। अब इस चार्ज पार्टिकल को u बराबर जीरो से डाला है, u बराबर जीरो से डाला है। अब की बार उसने ये बोला है कि जब ये y डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, जब ये y डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, उस समय जब ये यहां पे पहुंचेगा, एक निश्चित दूरी पे जब ये पहुंचेगा, एक फिक्स डिस्टेंस पे,
तब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैं यही कहूंगा कि फिर से वही बात आप सोचो कि काइनेटिक एनर्जी अगर इस पार्टिकल में आई तो आई क्यों, वही कि फोर्स की वजह से। और फोर्स कितना लगा है, फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू ई लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो और F इज इक्वल टू एम ए होता है तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई और ए इज इक्वल टू कितना क्यू ई अपॉन एम। कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रख लो। फिर अगली बात, ये अगली बार आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में क्या दिया गया है, क्यू ई वाई, क्यू ई स्क्वायर वाई, क्यू ई वाई स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ई वाई। इसका मतलब ये हो गया कि ऑल द ऑप्शंस आर द फंक्शन ऑफ वाई, वाई के फंक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, हमको जो कुछ भी निकालना है वाई यानी कि डिस्टेंस के फॉर्मेट में निकालना है। जरा सोचो, काइनेटिक एनर्जी का मामला है, काइनेटिक एनर्जी का मामला है तो इसका मतलब हमें वी लाना है कहीं से, खींच खांच के कहीं से भी हमें वी लाना है। तो फिर अब की बार हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे, वी स्क्वायर वाला यूज कर लो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, यू स्क्वायर प्लस 2a एस, और एस की जगह पे आज हम लोग वाई रख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यू की वैल्यू आप जान ही रहे हो, 0 प्लस 2a, ए की जगह पे क्या, बहुत बढ़िया, क्यू ई अपॉन एम इंटू वाई। इसका मतलब ये आ गया आपका वेलोसिटी कितना, इतना, प्योर प्योर वी स्क्वायर आ गया। और भी आसान हो गया आपकी बार तो, क्योंकि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब सब कुछ तो तुम्हें पता है, हाफ तो हाफ होता है, एम तो एम होता है, और वी स्क्वायर की जगह पे आप इसको पुट कर दो 2qey अपॉन एम। यम से एम गया, 2 से 2 गया, बराबर बढ़िया सा एकदम मसालेदार आ गया QEY। एकदम जबरदस्त, कुछ करना ही नहीं था। और तुम्हें जानकर ताजुब होगा कि 1998 का जेईई का क्वेश्चन था, तो कोई दम था क्या इसमें। और ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जेईई के क्वेश्चन भी अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, ये जब से 3-4 बार ये लेने लगे हैं ना साल भर में, तब से शीशा लेदर हो गया है ढंग से। मैं कहता हूं अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट वाले तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ ना करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इतनी ग्रिप बना लो कि उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है कॉन्सेप्ट प्लस मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट आ गया, साथ में मैथमेटिक्स आपको आती है, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद वाला क्वेश्चन और भी दमदार है, अभी हम आपको करवाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो टाइम पीरियड हमको निकालना था। टाइम पीरियड निकालने के लिए एक बात सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है, वो हमें यह पता होना चाहिए कि इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं, तो पूरी बात समझेंगे हम लोग। हालांकि हम लोग बाद में इसको mg को निगलेक्ट करेंगे, वो एक अलग इशू होगा, लेकिन पूरी बात जानो। नीचे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, F बराबर QE, बोलो हाँ है ना। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE, और Q की वैल्यू यहां पे इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका मतलब EE हो जाएगा, EE हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो इस पे एक फोर्स नीचे, और नीचे ही एक फोर्स mg लग रहा है, क्या कहते हो, सही है। अब इन दोनों फोर्सेस को जब आपने ऐड करा और यहां से एक्सेलरेशन निकालने का प्रयास करा, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया EE mg/m। यहीं पे तुम निगलेक्ट कर दो, क्योंकि mg को इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही हम बात कर चुके हैं कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो अब सुनो ध्यान से, जब इतना हो गया, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू EE प्लस mg/m, यहां से mg हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप mg हटा दो, ठीक है। तो इतना आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर आ गया तो काइनेमेटिक्स का वो लेक्चर याद करो जहां पे आप निकालते थे कि ऊपर से कोई भी बॉडी को जब गिराया जाता था तो टाइम पीरियड निकालते थे आप। तो टाइम पीरियड यही फार्मूला होता था, H बराबर हाफ AT स्क्वायर। भैया U स्क्वायर कहां गया, U 0 मतलब रेस्ट से गिराया जाता, तो हाफ AT स्क्वायर, यहां से T स्क्वायर बराबर 2HM अपान, यहां से फिर mg गायब कर दो, mg को मत लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, mg को मत लेकर चलो। तो फाइनली तुम्हारा आंसर जो है इतना आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस पे बिल्कुल फोकस करो। ये क्वेश्चन एक समरी की तरह अपने दिमाग में रख लो। अभी मैंने क्या करा, अभी इधर आओ, मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अपन ने चेंज कर दिया। यहां पे ऊपर थी, यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने इसको नीचे कर दिया,
और जहां पे इलेक्ट्रॉन हुआ करता था वहां पे मैंने क्या करा, प्रोटॉन पुट कर दिया। प्रोटॉन के बारे में ईच एंड एवरीबॉडी नो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये बिहेव करेगा टेस्ट चार्ज की तरह। अगर ये टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव करेगा भाई मेरे, तो ये बताओ इस पे फोर्स कहां लग रहा होगा, नीचे, पक्का, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं से ये यही वाला सवाल नहीं बन गया। लेकिन एक चीज की कमी है, अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड कितना होगा, और हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि इसके टाइम पीरियड से कम, या इसके टाइम पीरियड से ज्यादा, या इसके टाइम पीरियड का 5 गुना, या इसके टाइम पीरियड का 10 गुना। तो इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त कर देते हैं। सुनो ध्यान से, इसको बहुत फोकस करो, इस पे एकदम जूम करो, इसको जूम करो, फोकस करो, इस पे फोकस करो। ये h क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ फॉल, जहां से वो गिर रहा है। आज भी वो सेम है, इसका मतलब दिस इज सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी सेम है। इस पे चार्ज वहां पे माइनस होता था, यहां पे प्लस, ये भी सेम है। बात आ गई m की। अब ये बताओ भाई मेरे कि m ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कि m ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है? प्रोटॉन ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है कितना, -31। तो अब देखो यही डिसाइड करेगा कि इसका टाइम पीरियड कम आएगा कि ज्यादा, सीधे से। तो अब ये फैसला आपके ऊपर जाता है कि आप मुंह जुबानी इसका आंसर दे पाते हो या नहीं। अब आप भी बताइएगा यूट्यूब वाले बंदे कि इसका टाइम पीरियड कम या ज्यादा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्योंकि एक ही चीज है डिसाइडिंग फैक्टर, वो है m। अभी जब इतना तो कर सकते हो यार, चलो करके बताओ। क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इनिशियल वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को क्या किया था, मूव करवाया था। उसमें कोई वेलोसिटी हमने नहीं दी थी। अब की बार क्या हुआ है, अब की बार इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दी है, ठीक है। जब इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दोगे और साथ में देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। आज इसको हमने इलेक्ट्रॉन माना है, हालांकि मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपको अभी बताया, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैंने एक क्यू चार्ज के लिए किया है। अगर कल को इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो हम लोग उसके हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मानो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, मूव कराने से फोर्स कंटिन्यूअसली अपवर्ड लग रहा होगा। अब जब फोर्स लग रहा होगा तो तुरंत थोड़ा सा अगर आप में बुद्धि है तो इस बात को देखिए कि ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म कर रहा है, और जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करता है आपको ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पे मोशन दोनों डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। एक वाई डायरेक्शन में मोशन और साथ में एक्स में। और एक्स और वाई के बारे में आपने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल में अच्छी तरीके से पढ़ा था कि ये कभी चेंज नहीं होता है। चेंज कौन सा होता है, ये। तो अच्छा ये वाला वहां पे क्यों चेंज हो रहा था, याद है आपको? ये इसलिए चेंज हो रहा था क्योंकि इस पे कंटिन्यूसली ग्रेविटी वर्क कर रही थी, इसलिए ये प्रोजेक्टाइल फॉर्म कर लेता है। यहां पे ये जो है वो ग्रेविटी से तो फ्री है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इसलिए ये एक प्रोजेक्टाइल का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है। अब देखो बात यहां से शुरू होती है कि पहले ये आप देख लो कि एक्स एक्सिस पे क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और वाई एक्सिस पे क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। जब एक्स एक्सिस पे आप देखोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू v नॉट हो जाएगा, ठीक है। और v इज इक्वल टू वो भी v नॉट ही रहेगा। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होगी। अच्छा एक्सीलरेशन इसमें क्या होगा, क्योंकि फोर्स जो है हॉरिजॉन्टली तो लग नहीं रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब यहां पे देखो, अगर आप ये चाहो कि अगर कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और अगर वो t सेकेंड में या t समय में वो कितना जाएगा, तो आप समय बराबर क्या निकालते हो, समय बराबर दूरी बटे 4, यानी कि स्पीड अपॉन क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड, तो x अपॉन v नॉट हो जाएगा। यानी यहां से आपको समय, और समय इसके हिसाब से निकालने का एक लॉजिक ये भी है कि समय तो उतना ही लगेगा, चाहे x वाली दूरी हो और चाहे y वाली दूरी में पहुंचने के लिए। समय थोड़ी ना रुक रहा है, या समय थोड़ी ना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, समय तो अपने हिसाब से चलेगा। तो समय बराबर दूरी बटे 4 से यहां तक क्लियर। y में जब अपन बात करना शुरू करते हैं तो y में इनिशियल जो वेलोसिटी होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है।
एक्सीलरेशन आप जान ही रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो QE अपान M हो जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी, हालांकि इसका कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी आप जान लो कि अगर फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी होती तो u स्क्वायर प्लस 2as, तो 2as इसका मतलब y डिस्टेंस जो इसने कवर करा है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने s निकाला तो s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां से हमें s क्या आ गया, हाफ a की जगह पे इसको आपने पुट किया और t की जगह पे इसको आपने पुट किया। यहां से एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो यस का, यस मतलब y का, ये जो इक्वेशन आया है ये आया है हाफ QE अपान m x स्क्वायर अपान में कितना आया है v नॉट स्क्वायर। यहां से एक बात और कि ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोला है। कैसे, ये देखो ना y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहां से आप जान गए कि ये पैराबोला दे रहा है। क्या दे रहा है, पैराबोला दे रहा है। यहां से आप ये भी दिखा सकते हो कि ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, अब tan थीटा की बात आई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हो यार भैया सीधे से थीटा बराबर आप दिस अपान दिस कर लो ना, इसमें डिफरेंशिएशन की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब आपके पास है कि यहां पे डिफरेंशिएशन क्यों कराया मैंने। मैं तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपान दिस भी तो कर सकता था, तभी तो मिल जाती। लेकिन क्या वो सही होता, सही नहीं होता, इसलिए क्योंकि थीटा इज गोइंग टू चेंज। ये पल पल हर पल चेंज हो रहा है थीटा, देख नहीं रहे हो, पल पल हर पल चेंज हो रहा है। तो चेंज होने का मतलब इसको डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में आप निकालेंगे तभी आपको एक एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें ये देखो फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा ये, कि जैसे जैसे x वेरी करता जाएगा वैसे वैसे आपका थीटा भी वेरी करता जाएगा। जैसे जैसे x वेरी करता जाएगा वैसे वैसे थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकालिएगा, dy बाई dx। dy बाई dx इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो जब 2x आ गया और पहले से ही QE अपान m हाफ है, यहां से अब देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन रेडी हो गया। 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया तो tan थीटा इज इक्वल टू QEx अपान 2m v नॉट स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां से tan की वैल्यू जब आ गई तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स QEx अपान, यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि जो थीटा है, थीटा इज द फंक्शन ऑफ x जैसे जैसे चेंज होगा थीटा वैसे वैसे चेंज होगा। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि ये ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक है और इसका जो संबंध होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का, दूरी का, डिस्टेंस का। तो एक अब देखो सुनो, जहां जहां पे भी q है वहां वहां पे आप e रख दो, क्या रख दो, वहां वहां पे e रख दो। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। वो किसके लिए हो गया, वो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। याद रखना जरूरी नहीं है कि कल को इलेक्ट्रॉन ही रहे। कल को जब ये प्रोटॉन कर देगा तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे। अगर प्रोटॉन रख देता है तो चेंजेस क्या आएंगे, जरा आप बताइए। सपोज करो कि अगर इसमें कल को इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रख दिया जाए तो ये जो है ये ऐसे हो जाएगा। क्या कहते हो, इसकी डायरेक्शन जो, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो हाँ इनवर्ट पैराबोला हो जाएगी, पैराबोला पलट जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, सब कुछ। और एक खास बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इसके क्वेश्चंस लगाते हो वहां पे ग्रेविटी को निग्लेक्ट करके चला जाता है जब तक वो कुछ कहता नहीं है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चंस तो जेई में खतरनाक ढंग से पूछे गए। नीट वाले तब ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जब उनको पेपर टफ बनाना होता है। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके।